हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज LCR सर्किट और LC, CR और LC, ये तीनों सर्किट भी कराऊंगा। अभी तक हम लोगों ने AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, कॉइल ओनली एंड रजिस्टर ओनली, ये तीनों सर्किट स्टडी किए हैं। हम लोगों ने AC सर्किट और DC सर्किट में डिफरेंस भी अच्छे से सीख लिया है और AC सर्किट को किस तरह से स्टडी करना है ये भी सीख लिया है। लास्ट वीडियो में जो हमने कैपेसिटर और कॉइल के बारे में सीखा था, एक बार मैं आपको फीडबैक पॉइंट दे देता हूँ, रिव्यू पॉइंट दे देता हूँ कि कैपेसिटर में करंट हमेशा 90 डिग्री से लीड करेगी और कॉइल में 90 डिग्री से लैग बिहाइंड होगी। रजिस्टर में करंट हमेशा वोल्टेज के फेज में होगी, सेम फेज में होगी, यानी फेज डिफरेंस जीरो होगा। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं AC सर्किट कंटेनिंग LCR ऑल द थ्री एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये रजिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल, यह मैंने AC सोर्स लगा दिया। आप देखेंगे ये AC सोर्स है, यानी E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरह से EMF चेंज हो रहा है, करंट भी इसी से चेंज होती है, राइट। हाफ साइकिल में एक तरफ और बाकी हाफ साइकिल में दूसरी तरफ, जैसा आप सब जानते हैं। इसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए VR, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस VC और इसमें VL है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको स्केलर क्वांटिटी की तरह से ऐड नहीं कर सकते। अभी तक DC में जो पढ़ा था कि इसकी जो वोल्टेज है वो तीनों में डिवाइड होती है इस तरह से कि V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तो ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल V, बट इसको हम एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, इसे हम वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, उसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ दो तरीके से सॉल्व होंगे। या तो आपको इस डायग्राम का फेजर डायग्राम बनाना होगा या इंपीडेंस ट्रायंगल बनाना होगा। तो दोनों में से एक तो बनाना ही होगा, कम से कम हो सकता है दोनों बनाना पड़े, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप फेजर डायग्राम बनाएंगे। देखिए फेजर डायग्राम के लिए इसके लिए y एक्सिस और x एक्सिस ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब इसमें क्या चीज कॉमन है? तीनों में करंट कॉमन होगी, बिकॉज तीनों सीरीज में, और आप सब जानते हैं कि सीरीज में करंट होती है सेम, तो इसमें करंट सेम है, राइट। तो जो भी चीज सेम होती है, तीनों एलिमेंट में कॉमन होती है, उसे हमेशा x एक्सिस के अलोंग एज्यूम करना है। चाहे मैं यहाँ पे करंट लिखूं इस तरह से I या ना लिखूं, आपको हमेशा करंट को x की पॉजिटिव साइड में ही मानना है। पॉइंट है कि जो भी चीज इन तीनों में कॉमन है, सीरीज में लगे हुए तीनों एलिमेंट, तो तीनों में करंट कॉमन है, तो जो भी चीज कॉमन है, सेम है, वो x की पॉजिटिव साइड में माननी है। इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे करंट में तीनों में एक जैसे करंट, एक जैसे वेक्टर्स बनाए थे करंट के, ये I के वेक्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन, फेज का रिलेशनशिप याद रखना है और देखना है कि V किधर होगा। रेजिस्टेंस में V और I सेम फेज में होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में होगी वोल्टेज। तो इसमें VR भी इधर होगा। VR में थोड़ा सा बड़ा बनाया है बिकॉज V इज इक्वल टू IR, तो I को R टाइम्स करेंगे, नहीं I में R से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन है कि बड़ा आएगा, तो इसलिए मैंने VR को थोड़ा सा बड़ा, लेकिन सेम डायरेक्शन में बनाया है। कैपेसिटर में करंट लीड करती है,
यानी करंट आगे होती है, इसका मतलब वोल्टेज पीछे। यहाँ ये चीज समझ लीजिए, ये मान लीजिए करंट है, जो भी चीज लीड कर रही है, लीड करेगी तो इससे ऊपर होगी, और जो लैग कर रही है वो पीछे होगी, यानी कि नीचे होगी। तो कभी भी किसी भी चीज के रेस्पेक्ट आई या वी जो भी है, आई के रेस्पेक्ट में अगर वी लैग कर रहा है, पीछे है, पीछे मतलब नीचे, अगर वी लीड कर रहा है, लीड मतलब आगे, आगे मतलब ऊपर, तो आपको ऊपर वेक्टर बनाना है। इस पॉइंट को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहां पर करंट इधर है और वोल्टेज से करंट हमेशा लीड करती है कैप्चर में, यानी करंट आगे होती है। इसी बात को ये कह सकते हैं कि वोल्टेज पीछे होती है, लैग बिहाइंड। पीछे मतलब नीचे, तो यहां पर ये वेक्टर बनाना है, ये क्या है, वी एल का। सिमिलरली कॉइल में करंट लैग बिहाइंड होती है, करंट पीछे होती है, वोल्टेज आगे, तो वोल्टेज को करंट से आगे रखना है, आगे मतलब ऊपर रखना है, तो 90 डिग्री से ऊपर, तो ये आई है, तो ये हो गया हमारा वी एल। अब आपको देख लिया आपने वी एल और ये है वी सी, वी एल, वी सी और वी आर, तीनों वीज को उठाकर ओरिजिन पे बनाना है, ठीक है। तो ये वी आर, ऊपर वी एल और नीचे वी सी। तो हमने कुछ नहीं किया, तीनों जो वी वाले वेक्टर्स है वो बस इसमें बनाती है। आप देखेंगे वी सी नीचे था तो वी सी नीचे बनाया, वी एल ऊपर था, वी एल ऊपर बनाया, वी आर और आई सेम डायरेक्शन में थे तो वी और आई सेम डायरेक्शन में, इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। अब वी एल और वी सी एक ऊपर है एक नीचे है, इसमें कोई तो बड़ा वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं सर्किट इज कॉइल डोमिनेटेड, ये कॉइल डोमिनेटेड है, कॉइल डोमिनेटेड मतलब कॉइल की सारी चीज ग्रेटर है, कॉइल का जो रिएक्टेंस है वो ग्रेटर है, कॉइल की वोल्टेज ग्रेटर है, कॉइल डोमिनेट कर रही है, यानी वी एल इज ग्रेटर देन वी सी। तो ऊपर वाला वेक्टर बिगर है, ये स्मॉलर है, तो इन दोनों का नेट क्या होगा, वी एल माइनस वी सी। तो ये हो गया, यहां पे इसको ऐड कर दो, या मैं आपको अलग से दिखा दूं, ये एक नया बनेगा, ये वी एल माइनस वी सी और ये वी आर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा। अब हमारे पास है दो वेक्टर, एक ये एक ये, इन दोनों को ऐड करना है। वेक्टर एडिशन आपको याद है 11th में भी पढ़ा है फ्यू मंथ बैक। इस वेक्टर के हेड से इसकी टेल ज्वाइन कर दो, तो इसको उठा के यहां लगा दो इस तरह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा V और ये फेज डिफरेंस, ठीक है। तो यही फिगर मैं यहां बना रहा हूं, इसमें ये हो गया वी एल माइनस वी सी और दिस इज V, और ये फेज डिफरेंस V और I में फेज डिफरेंस हो गया, राइट। फेज डिफरेंस आपको पता है करंट किधर थी, I के अलावा, तो करंट इधर है और V देखो उससे ऊपर है, यानी V लीड कर रहा है कितने एंगल से, फाई एंगल से। अब ये V जो देख रहे हो, ये V किसका होता है, ये इसका होता है सोर्स का V। जो तीनों का V ऐड किया हमने, इसका 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 तीनों का V ऐड किया, एडिशन इस तरह से करना है। ऐड करके क्या आया, ये वाला V आया, ये रिजल्टेंट है, तो ये V एक्चुअली सोर्स का V होता है। तो V जो होगा वो होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं, बेस और परपेंडिकुलर, तो ये होगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम वोल्टेज निकालते हैं, यानी तीनों V को इस तरह ऐड करते हैं, इस तरह के एडिशन को कहते हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब फेज डिफरेंस निकालेंगे, फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL माइनस VC अपॉन V। वैसे तो cos phi, tan phi, sin phi, कोई भी phi निकाल लो, हमें phi चाहिए होता है किसी के साथ, बट कन्वेंशन है tan phi ले लेंगे।
परपेंडिकुलर पता है और ये पता है, इसलिए हमने ले लिया, क्योंकि ये तो बाद में निकाला है ना। इसको निकालने से पहले हमें सिर्फ ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर पता है, इसलिए हमने tan लिया है। tan फाई ये हो गया VL माइनस BC अपॉन V। और पावर फैक्टर होता है cos फाई बेस अपॉन हाफ हाइपोटेन्यूज, तो VR अपॉन V, दिस इज पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पावर फैक्टर इसमें, राइट। तो आपने V निकाल लिया, I इधर है, I और V में कितना फेज डिफरेंस है फाई, वो भी निकाल लिया, पावर फैक्टर निकाल लिया। तो ये फेजर डायग्राम आपने डील किया। अब मैं इंपीडेंस ट्रायंगल पे आता हूं। इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस क्या होता है याद है? इंपीडेंस होता है इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, वो इंपीडेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस के लिए यही फिगर याद रखना, VL ऊपर है तो XL ऊपर, VC नीचे XC नीचे, VR इधर तो R इधर, बिल्कुल सिमिलर टाइप का डायग्राम। दिस इज R, ऊपर XL, नीचे XC। सर्किट कॉइल डोमिनेटेड है तो कॉइल का रिएक्टेंस होगा ग्रेटर देन XC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा XL माइनस XC, उसको ऐड कर दो, जैसे वहां पे ऐड किया था बिल्कुल यहाँ पे XL माइनस XC ऐड कर दिया, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, और ये रिजल्टेंट है Z, ये ही इंपीडेंस है। तो इंपीडेंस Z इज इक्वल टू, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, ये बेस, तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर फेज डिफरेंस निकालना चाहे यहाँ से तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, XL माइनस XC अपॉन बेस है R। और अगर पावर फैक्टर निकालना चाहे तो पावर फैक्टर cos फाई वो होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया R अपॉन Z। आपने फेज डिफरेंस यहां से निकाला, यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, दोनों बिल्कुल सेम है, तो किसी भी ट्रायंगल से निकाल सकते हो। आपने देखा ये एक ट्रायंगल की शेप है, क्योंकि हमने वेक्टर लॉ का ट्रायंगल वाला मेथड यूज किया है, आपको याद है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो यूज किया है। तो एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल से आपने क्या निकाला? इंपीडेंस, इसीलिए इस ट्रायंगल को कहते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। तो इंपीडेंस ट्रायंगल से इंपीडेंस आ गया। ये और ये मैं बात कर रहा था सेम है, क्यों? आप ही देखो V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला पता है, ये सब जगह लगता है। जैसे कॉइल के लिए लगाना है, सेम फॉर्मूला कॉइल के लिए, कॉइल के लिए होगा V इज इक्वल टू I XL। आपको कैपेसिटर के लिए लगाना है V इज इक्वल टू I XC। आपको ये चीज रजिस्टर के लिए लगाना है तो ऊपर है रजिस्टर के लिए। अगर आपको तीनों के लिए लगाना है तो V इज इक्वल टू IZ। आपने देखा कि V इज इक्वल टू IR ही फॉर्मूला है, सिर्फ R के नाम चेंज हो गए, R की जगह जो भी उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस का नाम है वो आ जाएगा, बट नेचर तो V इज इक्वल टू IR ही है। तो आप यहाँ पर इसमें V इज इक्वल टू IR से ब्रेक करो इसको, tan फाई, VL क्या है IXL, VC क्या है IXC और V क्या है IR। तीनों I कॉमन है, कैंसिल कर दो, क्या आ गया XL माइनस XC अपॉन R। तो ये वाला tan फाई आप देखो और ये वाला tan फाई देखो, दोनों सेम है ना। तो आप चाहे इंपीडेंस ट्रायंगल से फेज डिफरेंस निकालो, चाहे इससे निकालो, एक ही आएगा। दूसरा cos फाई पावर फैक्टर यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। तो जितनी भी LCR सर्किट्स हैं उसमें आपको कोई एक डायग्राम बनाना होगा जब डिवाइडर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको फिगर में आपको लिखवा देता हूं, आपको बेस क्लियर हो गया। अब आपको करना है, दिस इज AC circuit containing L, C and R। AC circuit
containing L, C and R। L मतलब कॉइल, C मतलब कैपेसिटेंस और R मतलब रजिस्टर। ये LCR नाम बड़ा पॉपुलर है, अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन कहाँ से आया है? हर कॉइल का दुनिया में कोई ना कोई इंडक्टेंस होगा, तो L होगा। हर कैपेसिटर का कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा, यानी C होगा। हर रजिस्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो R होगा। तो ये LCR सर्किट यहाँ पे बन गया है, राइट। अब LCR सर्किट है, तो इसमें फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में आपको क्या करना है? आपको हमेशा y एक्सिस और x एक्सिस ये ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको लिख देता हूं, सिंस L, C and R are in series, is therefore I is common and it has to be taken along x axis। जो भी चीज कॉमन है उसे x एक्सिस में लेनी है, इसको याद रखना। इससे क्या है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब आता है हमारा, आपने देखा है कि VR, VL और VC लिखे हुए हैं, तो आप इसमें VR बना दो। दिस इज VR, ये VR है, ये हो गया VC, VL और नीचे हो गया ये VC। कॉइल डोमिनेटेड सर्किट है, इसको ध्यान रखना। कॉइल डोमिनेटेड है तो कॉइल का VL ग्रेटर है, तो VL में से VC को माइनस करना है और यहाँ पे ऐड करना है। दिस इज VL माइनस VC और ये हो गया V। इसमें जो फेज डिफरेंस है वो हो गया 5। दिस इज फेज डिफरेंस। तो तीनों V's को ऐसे ही बनाना है, VL ऊपर आएगा, VC नीचे और VR इधर आएगा। और तो V हो गया हमारा अंडर रूट, जो V आएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। दिस इज द केस। तो ये हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और हमने V निकाला है। ये V जो होता है ये सोर्स का V है। V इज वोल्टेज ऑफ सोर्स, जो आपने नेट वोल्टेज निकाली है सोर्स की निकाली है, ठीक है। अब आप निकालोगे इसका फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस tan phi क्या होगा? tan phi होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया tan phi। दिस इज VL माइनस VC अपॉन VR, क्योंकि हमें VL, VC, VR ही पता था तो हमने इसका निकाल लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फेज डिफरेंस। इसके बाद पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर होता है cos phi। cos phi क्या होगा? cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है इसमें VR अपॉन हाइपोटेन्यूज V हो गया। तो ये पावर फैक्टर निकाल दिया आपने, ठीक है। तो तीनों V's को कैसे ऐड करना है? एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, उन्होंने दे दिया था जैसे ये वोल्टेज दे दी लाइट से 50 वोल्ट, ये 450 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, तीनों को ऐड करके इसकी वोल्टेज दी थी 220। कह रहे ये तीनों का एडिशन 220 नहीं आ रहा, ये मैंने वैल्यूज रैंडमली लिए, तो ये तीनों का एडिशन
नहीं आ रहा, ये क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर रहे थे, जबकि हमें ऐसे वेक्टोरियली ऐड करेंगे। अगर वेक्टोरियली ऐड करेंगे मतलब इस तरह से ऐड करेंगे तो ये भी और जो नेट भी आएगा ये और ये सेम होंगे। तो ये फेजर डायग्राम कैसा था। अब मैं इंपीडेंस ट्रायंगल लेना चाहूंगा, ये वाला पार्ट मैंने इंपीडेंस ट्रायंगल के लिए छोड़ा हुआ है। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होगा, आप देखो इंपीडेंस ट्रायंगल के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जो वीएल ऊपर था, तो वीएल मतलब कॉइल का की वोल्टेज ऊपर थी, तो इसमें एक्सएल भी ऊपर होगा। एक्सएल क्या है, रिएक्टेंस एक्सएल, और एक्सी होगा नीचे, दिस इज एक्सी। तो ये हो गया हमारा एक्सी, ये हो गया एक्सएल, ये एक्सएल और ये आर, ठीक है। तो तीनों इस तरह से अरेंज कर लो, बिल्कुल उसी मैनर में जैसे वीएल, वीसी और वीआर अरेंज किया, सेम फैशन में तीनों रेजिस्टेंस हो गए। अब इन तीनों रेजिस्टेंस के एडिशन को कहेंगे इंपीडेंस, यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो एक्सएल ज्यादा होगा बिकॉज कॉइल डोमिनेंट सर्किट है, तो एक्सएल माइनस एक्सी होगा रिजल्टेंट, एक्सएल माइनस एक्सी, और ये है रिजल्टेंट, ये हो गया Z, ये फेज डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहां पे मैं नाम लिख देता हूं, क्या क्या है आप देखिए। XC ये है हमारा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, आपको पता है ये क्या होता है 1/ωc, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडक्टेंस यानी कि X है, ये होता है ओमेगा है, ठीक है। तीसरा सिंपल रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस, ये सब जानते ही हैं, इसे ओमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन हुआ था ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू IR, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनली साइन को हटा के ओम्स लॉ का रेजिस्टेंस लगाया था, इसलिए इसका नाम ओमिक रेजिस्टेंस भी है। और ये सिंपल है, इसलिए फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। तो तीनों रेजिस्टेंस इसमें आ गए हैं, XL, XC और R। XL और XC रिएक्टेंस है और R रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस ऐड होता है तब इंपीडेंस आता है, ठीक है। तो ये हो गया नेट इंपीडेंस। नेट इंपीडेंस क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं, Z इज इक्वल टू यानी इंपीडेंस, impedance of LCR circuit, Z is equal to under root R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो Z is equal to ये हो गया। ये हम जब भी LCR सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे ऐसे निकालेंगे, राइट। इसमें दूसरा है हमारा फाई यानी कि फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस tan phi परपेंडिकुलर अपॉन विथ XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। ये हो गया, ये tan phi और ये वाला tan phi इसमें ये सिमिलर होते हैं बिकॉज V इज इक्वल टू IXL, IXC और IR में लिखोगे I कैंसिल आएंगे, वही आएगा। तो इंपीडेंस ट्रायंगल, क्योंकि इस ट्रायंगल के थ्रू आपने इंपीडेंस निकाला है तो इस ट्रायंगल का नाम पड़ गया इंपीडेंस ट्रायंगल। इससे बड़ी और कोई बात है नहीं, सिंपल से नाम है। ये चैप्टर बहुत सिंपल है। tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, XL XC R हो गए,
आपने सब कुछ निकाल लिया, पावर फैक्टर निकालना है इस टाइम में से तो भी सेम आएगा, इसमें पावर फैक्टर मतलब cos फाइव बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी r अपॉन z, ये हो गया पावर फैक्टर। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कौन लीड कर रहा है, इसमें करंट होती है एक्स एक्सिस में और वोल्टेज ऊपर है, यानी वोल्टेज लीड कर रही है। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन कैसे लिखोगे, वोल्टेज की इक्वेशन हमेशा होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो I है I V से नीचे है, नीचे मतलब पीछे है, कितना है एंगल से फाई से पीछे मतलब माइनस, तो इसका हो गया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये बात मैं बताऊं, अगर हमारा सर्किट होता कैपेसिटर डोमिनेटेड, तो कैपेसिटर डोमिनेट में VC बड़ा होता, VL छोटा होता। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं तब सिचुएशन क्या होती। ठीक है, यहां पे आपको शायद दिखाई दे जाए, इफ सर्किट इज कैपेसिटर डोमिनेटेड, या तो होगा कॉइल डोमिनेटेड, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कैपेसिटर डोमिनेटेड में सब चीज C की बड़ी लेनी है, तो हमारा क्या फिगर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस टाइप से। अब ये है VR और VC बड़ा होगा तो यहाँ पे नीचे आएगा VC माइनस VL। पहले क्या किया था, VL माइनस VC किया, देख रहे हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर VL वाला ग्रेटर वेक्टर है, बड़ा वेक्टर है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। इसमें नीचे वाला VC इज ग्रेटर देन, इसमें ये था VL और VC था ग्रेटर, क्योंकि कैपेसिटर डोमिनेटेड, तो VC माइनस VL नीचे की तरफ आया। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये नेट भी है, आप देखोगे ये फेज डिफरेंस है, तो यहां पे करंट लीड कर रही है, आप देखो V इधर है और करंट किधर होती है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस ये रहा, तो V है ये, I है ये, तो I V से आगे है, आगे मतलब लीड कर रही है, कितने एंगल से, फाई एंगल से, तो ये जो है इसको लिख देता हूं, ये फाई। आप देखो इसमें सिमिलर, ये कैपेसिटर डोमिनेटेड है, कैपेसिटर में करंट हमेशा लीड करती है, तो यहां भी करंट लीड करेगी। कॉइल डोमिनेटेड है, कॉइल में करंट लैग होती है, तो यहां भी करंट क्या करेगी, लैग करेगी। यहां पे भी आप देखो करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, इसलिए माइनस आ रहा है। तो जो भी डोमिनेटेड है उसी की प्रॉपर्टीज डोमिनेट करेंगी। करंट लैग है तो करंट फाइनल भी करंट लैग करेगी, और अगर करंट लीड कर रही है तो फाइनल भी करंट लीड करेगी, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया कैपेसिटर डोमिनेटेड। ठीक है, V का फॉर्मूला वही बनेगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर, ये VR है और ये VC माइनस VL है, तो V हमेशा वैसा ही है, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL, क्योंकि VL बड़ा है, तो फॉर्मूला वही आएगा, उसी जाएगा। V और VC इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो स्क्वायर वाले ब्रैकेट को हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये और ये सिमिलर है, वोल्टेज सेम आएगी, इसमें पावर फैक्टर भी सेम आएगा, सिर्फ ऊपर का नीचे हो गया है। ठीक है, यहाँ पर V से ऊपर I है, यहाँ I से ऊपर V है, क्योंकि I x एक्सिस में, इसमें भी x में, इसमें भी x में, तो ध्यान रखना यहाँ I के रेस्पेक्ट में V नीचे, यहाँ I के रेस्पेक्ट में V ऊपर है, क्योंकि कॉइल में V आगे होता है और कैपेसिटर में V पीछे होता है। तो आप देखो फाइनल भी बिल्कुल वैसे ही है, सिंपल, राइट। तो कैपेसिटर डोमिनेटेड भी होगा, यहां भी अगर कैपेसिटर डोमिनेट होता तो कैसे आता फिगर, यहां पे भी ये आता, ये R और ये होता XC माइनस XL और ये होता Z, ये फेज डिफरेंस, तो फॉर्मूला तो वही आता, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस
XC माइनस XL का होल स्क्वायर। और जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सेम रहता है tan फाई वाला, सिर्फ ये ऊपर की जगह नीचे ट्रायंगल हो गया है, इम्पीडेंस ट्रायंगल नीचे आ गया। ठीक है, तो कैप्चर डोमिनेटर और कॉल डोमिनेटर हो, सिर्फ वोल्टेज लीड या लैग हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूलेज सिमिलर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों एडीसी सर्किट कंटेनिंग LCR ऑल द 3 एलिमेंट्स। तो हमेशा याद रखना, तीनों एलिमेंट अगर सीरीज में करंट सेम होती है और करंट को एक्स एक्सिस में ही इमेजिन करना है, एज्यूम करना है, और बाकी करंट के रेस्पेक्ट में भी बनाते जाना है। तीनों में करंट सेम है तो करंट को बेस बना सकते हैं, करंट के रेस्पेक्ट में तीनों के भी कंपेयर कर सकते हैं। V इसमें सेम था, फेज में था, इसमें V जो था वो लैग कर रहा था और इसमें V लीड कर रहा है। तीनों के बीच को हमने जब बनाया था, यहाँ पे ये बना फेजर डायग्राम था और तीनों के रेजिस्टेंस बनाए थे, तो ये इंपीडेंस ट्रायंगल था। तो इंपीडेंस ट्रायंगल हेल्प कर रहा है इंपीडेंस निकालने में, यानी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालने में। यूनिट ओम ही होती है इंपीडेंस की, और ये सर्किट का V निकालने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से LCR सर्किट आपका अब हो गया बिल्कुल क्लियर। नाउ सर्किट कंटेनिंग दो एलिमेंट्स। अब हम लेंगे दो एलिमेंट, तो अब 3 और सर्किट बनेंगे। सर्किट कंटेनिंग R and C, R and L and C and L। तो सबसे पहले सर्किट AC सर्किट, AC सर्किट रेजिस्टेंस एंड कॉइल। तो डायग्राम बनाए थे इसमें, डायग्राम क्या है देखिए, ये रेजिस्टेंस, कॉइल, AC सोर्स, इसमें करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें VR और इसमें VL। इसमें जो अभी तक किया था वो ही करना है, यानी फेजर डायग्राम और इंपीडेंस ट्रायंगल इसमें भी बनाना है, राइट। तो इसमें सबसे पहले इंपीडेंस ट्रायंगल, तो फेजर डायग्राम बनाते हैं पहले। सिंस I is common in both elements, so take I along positive x-axis direction। यहां पर आप ये देखो, करंट एक्स एक्सिस मानिए, और जिधर करंट होती है उधर ही VR होता है, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। ये I था, ये I है, और VL क्या होता है, ऊपर होता है, तो दिस इज VL। तो दोनों VL इससे बना दो, ये VL ऊपर और यहाँ पे VR। यह BC है ही नहीं तो बनाना नहीं है। अब इसके हेड से ये वेक्टर का VR का हेड है, हेड से VL की टेल लगा दो, तो ये हो गया नेट V, ये फेज डिफरेंस हो गया। तो ये था हमारा फेजर डायग्राम, दिस इज फेजर डायग्राम। तो V होगा VR² प्लस
वी एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेट वी आ गया, राइट, ये वी एल और ये वी एल लिख दिया सेम है। इसके बाद फेज डिफरेंस, फेज किस किस के बीच में था, वी और आई के बीच में, ये हमेशा एक एंगल ही होता है, tan phi, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी एल अपॉन वी सी। ठीक है, तो ये हो गया वी एल अपॉन वी सी। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos फाइव कहते हैं, cos फाइव होता है बेस अपॉन हाफ हिपोटेन्यूज, तो ये हो गया वी आर अपॉन वी। यहाँ पे ये जो v है ये इस सोर्स का v है, इसका v है, ये होता है v इज इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये v इस तरह से है, दोनों के v को ऐड करके आया है। तो आपने नेट वोल्टेज कितनी है वो निकाल ली और फेज डिफरेंस निकाल लिया। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये कॉइल है, कॉइल में करंट हमेशा क्या है, वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग में है, तो ये करंट की डायरेक्शन और ये वोल्टेज की, तो वोल्टेज क्या है, लीड कर रहा है वो, और कॉइल में होता भी ऐसे है। अब इंपीडेंस ट्रायंगल अगर आप बनाना चाहो, क्योंकि तो सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है ये भी तो निकालेंगे, तो वो निकालेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल से। इंपीडेंस ट्रायंगल, इंपीडेंस ट्रायंगल क्या है, आप सेम बना लो फिगर VL की, VL इधर उधर लगा दो XL और इधर VR, तो VR के हेड से आप XL की टेल ज्वाइन कर दो, ये हो गया इंपीडेंस Z, ये हो गया फेज डिफरेंस। तो OAB, triangle OAB is impedance triangle। बिकॉज इस ट्रायंगल की हेल्प से आपने इंपीडेंस निकाला है, तो जैसे तीनों में किया था राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस लगा के, यहाँ भी यही करना है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, एक्स एल क्या होता है आपको याद ही है ना, ओमेगा एल, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। और फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस यानी tan फाई, एक्सएल अपॉन, ये यहां पे आर लिख दिए, एक्सएल अपॉन, और पावर फैक्टर cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं, आर अपॉन जेड। पावर फैक्टर बताता है सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करेगा, बिकॉज आगे चल के देखेंगे पावर का जो फॉर्मूला है वो है EV IB cos फाई। तो cos फाई का मल्टीप्लिकेशन पावर को कैलकुलेट करवा रहा है, तो पावर, ये cos फाई एक पावर को निकालने वाला फैक्टर है, इसके पावर फैक्टर है। ठीक, पावर फैक्टर आप ऐसे निकालेंगे। तो इसमें भी इंपीडेंस ट्रायंगल और फेजर डायग्राम दोनों होते हैं। यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट का, ग्राफ इसके इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा, ग्राफ आप चाहो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ग्राफ भी प्लॉट करना है तो आप ग्राफ भी कर सकते हो। ई का ग्राफ तो आप जानते ही हैं, ये ई नॉट साइनसोइडल होता है, ये माइनस ई नॉट, और आप देखें करंट क्या है, लैग बिहाइंड है, कितने दिख से, फाई से, तो ये फाई से यहां से ये माइनस आई नॉट और ये एंगल फाई। करंट लैग है तो इसके P ये होगा, उस V हमेशा आगे चलेगा, करंट पीछे, जितने टाइम पे V मैक्सिमम होगा उससे पहले
करंट होगी, तो बाद में चल रही है तो करंट बाद में मैक्सिमम होगी। तो ये तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। ग्राफ हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी हो तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कॉइल डिस्कस कर लिया, आपने तो बिल्कुल सेम मैनर में किया है। अब सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर देख लेते हैं। हर कैपेसिटर में कैपेसिटेंस होगा। डायग्राम में ये है एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। अब इसमें ये हो गया बी आर और ये है पीसी, और इसमें V इजिकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल सेम तरीके से फेजर डायग्राम बनेगा। इसमें वी आर और वी सी पता है, दोनों में करंट क्या है, सेम, तो करंट सेम। इसके बाद वी आर और आई होते हैं सेम फेज में, तो इसमें सेम फेज में वी आर बना दो, दिस इज वी आर। और इसमें करंट लीड करती है, तो वी को डाउन दिखाना है, नीचे दिखाना है, तो ये हो गया वी सी। अब सारे वी सी और वी आर, दो वीज है, दोनों वीज को इसमें बना दो, तो ये है वी आर, ये हो गया वी आर, और ये हो गया वी सी। ठीक है, तो वी सी को यहां पे ऐड कर देते हैं, ये हो गया रिजल्टेंट वी, ये फेज डिफरेंस। तो वी कितना होगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस हम लगा दो और कुछ मत करो। यहाँ पे आपको v इधर है और i होता है x में, तो i ऊपर है, i लीड कर रहा है, कैपेसिटर में करंट लीड ही तो करता है, तो ओवरऑल करंट भी लीड ही करेगा। तो जो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी वही सर्किट की प्रॉपर्टी, पहले जो कॉइल था कॉइल की प्रॉपर्टी वही सर्किट की प्रॉपर्टी। तो ये हो गया नेट v, ये v इस सोर्स का v है, ध्यान रखिए, अगर हम दोनों के v ऐड करेंगे तो इसका v आएगा। अब फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होगा, tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, तो tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है VC अपॉन VR, ये हो गया पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो ये बताता है सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होगी, पावर फैक्टर, दिस इज cos phi। cos phi बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसमें VR, तो VR अपॉन VC, ये पावर फैक्टर हो गया। तो पावर फैक्टर आप देखोगे रेजिस्टेंस ही है जो पावर कंज्यूम करता है, कैपेसिटर कभी भी पावर कंज्यूम नहीं करता। तो ये जो पावर फैक्टर आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो हमने पावर फैक्टर निकाल लिया, फेज डिफरेंस, नेट वोल्टेज निकाल ली। अब चलते हैं इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस का नाम क्या है, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस कैसे निकालें, इंपीडेंस ट्रायंगल से,
इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल आप कैसे बनाएंगे? इम्पीडेंस ट्रायंगल के लिए सेम जो अभी आपने बनाया था, यहां पे देखो VC नीचे तो XC नीचे, ये XC और ये R। अब R और XC के पेयर को ऐड करो, इसके हेड से XC को ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया Z फेज डिफरेंस। तो Z पाइथागोरस थ्योरम है इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। फेज डिफरेंस अगर इससे निकालना हो, फेज डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस tan phi, फेज डिफरेंस परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज XC अपॉन R। ये हो गया फेज डिफरेंस। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जो पावर डिसिपेशन सर्किट का निकलवाता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर cos phi वो कहते हैं, cos phi बेस अपॉन हाफ कंटिन्यूस दैट इज R अपॉन XC। XC क्या होता है ये सब जानते हैं आप, 1 अपॉन ओमेगा C, ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से आप इस सर्किट का इंपीडेंस भी निकाल लेंगे, नेट भी निकाल लेंगे। जो स्टडी करनी है इस तरह से सेम मैनर में, तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा। अब आता है सर्किट कंटेनिंग LNC। अब LNC वाले सर्किट में थोड़ी सी नई चीज आने वाली है दोस्तों, उस पर ध्यान देना। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां पे कंटेनिंग कॉइल, कॉइल और कैपेसिटर। अगर ये एक सर्किट में है, AC सर्किट में L और C, L मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों है, तो कुछ होता है। क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए ये है कॉइल और ये है कैपेसिटर, ठीक है। इस कैपेसिटर को एक सेल लगा दो और उससे चार्ज करो। यहाँ पे एक की लगा दो, की को प्रेस करोगे, सर्किट क्लोज करोगे, प्लस से कनेक्टेड है, ये प्लस चार्ज आएगा, ये माइनस से कनेक्टेड है, इस पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आ गया। दैट ही इसकी प्लेट के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है जो इसका है। अब इसको फुली चार्ज कर दिया तो इसमें एनर्जी कितनी आ गई? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दिस इज हाफ C/V², इतनी है। यहां इस समय मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मैग्नेटिक एनर्जी देखें तो 0, और इलेक्ट्रिक एनर्जी देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये है मैक्सिमम, ठीक है। तो इस समय इस स्टेट में ये मैक्सिमम है और ये 0 है। उसके बाद हमने इस बैटरी को अलग कर लिया, या की ओपन कर दो, इस की को ओपन कर दो, या इस बैटरी को मैं हटा ही देता हूं ताकि आपको दिखे ही ना। बैटरी हटते ही पोटेंशियल डिफरेंस विल टेंड टू 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं रहेगा। अब यहां से जंप तो नहीं कर सकते फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां से यहां जंप नहीं कर सकते, तो अब प्लस चार्ज यहां से मूव करेगा, ठीक है। तो जब चार्ज मूव करेगा तो करंट भी फ्लो हो गई, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स आ गया BA। तो यहाँ पे ये फ्लक्स डेवलपमेंट लगा, यानी अब इसमें मैग्नेटिक एनर्जी भी आने लगी। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ L/I²। अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है I और इसमें इंडक्टेंस है L, तो इसमें इतनी एनर्जी होगी। अब ये प्लस चार्ज गया और इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, तो ये खत्म हो गए, यानी इसकी पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, यानी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और यू कैन से ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है, ठीक है।
तो अब कुछ टाइम के बाद देखेंगे ये वाला प्लस भी आएगा, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा यहाँ पे। तो इसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 50% इसकी और 50% इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, यहाँ दोनों इक्वल है। कुछ एनर्जी 50% यहाँ पे चल गई। उसके बाद ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे चला गया, न्यूट्रल हो गया। उस समय मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, इसमें मैक्सिमम करंट पास होगी। आई मैक्सिमम तो एल हाफ एल आई स्क्वायर मैक्सिमम। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी थर्ड सिचुएशन में, इसको नाम देता हूं, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, थर्ड सिचुएशन। थर्ड में मैग्नेटिक एनर्जी का ग्राफ बड़ा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कोई ग्राफ नहीं है, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये जीरो दिखाई है मैंने, क्योंकि इसमें एनर्जी बची नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रह गया। एनर्जी कहां से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है तो सारी एनर्जी शिफ्ट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं बचा, तो अब फ्लो क्या होगा, कुछ नहीं, नाउ करंट विल बी जीरो। करंट जीरो होती, करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, जीरो। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स होता है बी, फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब बहुत तेजी से फ्लक्स होगा कोलैप्स। तो 4 3 2 1 0 लाइन कोलैप्स होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से चेंज होने लगा। और फैराडे ने क्या बताया था, whenever magnetic flux linked with a coil changes then an EMF induces in the coil। तो एक नया EMF पैदा हो जाएगा जो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस कॉज का अपोज करेगा जिस वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो करंट के डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस हुआ है, तो करंट के डिक्रीज होने का अपोज करेगा, और ये जो EMF पैदा हुआ है उसकी वजह से कुछ टाइम तक करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी इसी में, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया, करंट अब जीरो हो गया बिल्कुल। और उस केस में अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो जाएगा जीरो, बिकॉज करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है, करंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो गया। अब इस केस में, यानी केस नंबर 4 में बनाओगे, यह बनाएगा 4, यहां पर फिर से मैग्नेटिक एनर्जी जीरो और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये मैक्सिमम, ठीक है। अब उसके बाद फिर से चार्ज ये प्लस वाला अब इस डायरेक्शन जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज करने, प्लस माइनस की तरफ चलेगा। अब करंट फ्लो होने लगी इस तरह से, पहले थी ऐसे, ये प्लस था ये माइनस था, ये प्लस है ये माइनस, करंट फ्लो होगी, करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गया और ये धीरे धीरे प्लस माइनस चार्ज इन पे कम होने लगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम, और ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है, इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये सारा की सारा एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई। अब कुछ भी चार्ज नहीं बचा और आगे जाने को, करंट का चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, करंट जीरो, करंट जीरो, करंट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स था वो भी जीरो। अब फ्लक्स कोलैप्स होगा, फ्लक्स कोलैप्स मतलब कम होगा, कम होने से एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, बिकॉज फ्लक्स का कम होना और ज्यादा होना दोनों ही फ्लक्स में चेंज होना है, और जब भी फ्लक्स में चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो एक नई करंट पैदा होगी सेम डायरेक्शन में, इसलिए इसे इनर्शिया ऑफ करंट भी तो कहते हैं। तो ये करंट के जीरो होने का अपोज करेगी, सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस, उसके बाद ये पूरा गायब। अब इस केस में आप अगर बनाओगे फिगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, फिर से क्या है यहाँ पे, अच्छा ये मैंने बनाई थी, मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। अब ये पूरा की पूरा फिर से यहाँ पे आ गया है। अब ये यहाँ से जाएगा और इसमें सारी एनर्जी फिर से ट्रांसफर हो जाएगी, अब करंट ऐसे पास होगी, ये यहाँ से कोलैप्स होगा। तो आपने क्या देखा, पहले चार्ज ऐसे गया, इसको प्लस किया, फिर चार्ज ऐसे आया,
फिर ऐसे आया, यानी कि चार्ज कर रहा है ऑसिलेट। तो जब भी L और C दोनों एक AC सर्किट में है, जो चार्ज स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये आप ध्यान रखना। इफ एन AC सर्किट having both L and C, then charge start oscillating. Whose frequency is given by nu is equal to 1 upon 2 pi root LC, और you can say angular frequency 1 upon root LC। ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो मेन चीज में यह है, जिस सर्किट में कॉइल और कैपेसिटर होंगे उसमें चार्ज ऑटोमेटिकली ऑसिलेट करने लगेगा। उसकी मैकेनिज्म मैंने अभी आपको डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैग्नेटिक एनर्जी में और मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक में बारी बारी से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब तक रेजिस्टेंस नहीं है तब तक एनर्जी लॉस नहीं होती और ये इनफाइनाइट टाइम तक चलेगी इतनी फ्रीक्वेंसी से। लेकिन अगर मान लो इसमें रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस, लिख देता हूं, इन दी absence of resistance, जो हमारा ऑसिलेशन उसे कहते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हुआ ये कि पहले ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बड़ा था, फिर धीरे 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 कम होता जाएगा, कम 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 और जीरो। ये सॉरी ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड, इसमें एनर्जी कभी लॉस नहीं होगी, माफ कीजिएगा, इसमें ये है अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड क्योंकि डैम्पिंग मतलब लॉस नहीं हो रहा। सब जगह देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, इक्वल। जैसी एनर्जी लॉस होना शुरू होगी इसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा। अगर इसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी होता है, जैसे मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बना देता हूं, ये रेजिस्टेंस बना दिया। रेजिस्टेंस की नेचर क्या है, रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर होता है 1। रेजिस्टेंस में जब भी चार्ज फ्लो होगा यानी करंट फ्लो होगी तो हीट एनर्जी डेवलप होती है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जाएगी तो कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में लॉस होगा जरूर। तो जब रेजिस्टेंस भी है तो इसमें होंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन यहाँ कुछ जगह बना लेता हूँ, थोड़ी सी इधर डिस्कस कर लेता हूँ। इफ सर्किट is having, circuit कौन सा, AC circuit, having R also, then damped oscillation takes place। डैम्प ये होती है, खत्म हो जाएंगे, यानी जब भी एनर्जी जाएगी रेजिस्टेंस कुछ हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। हर साइकिल में कुछ ना कुछ लॉस होगा और इसके एम्पलीट्यूड भी इतने कम होते गए और उसके बाद में खत्म हो गए। तो ये कहलाते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो जब सिर्फ एल और सी थे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन थे, और जब एल सी आर तीनों हैं तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे। तो यहाँ पे मेन चीज ये है, जब भी आपको चार्ज का ऑसिलेशन चाहिए उसकी सबसे अच्छी ट्रिक है एल और सी दोनों एक ही सर्किट में लगा दो। जिस सर्किट में भी कॉइल और कैपेसिटर दोनों होंगे उसमें चार्ज ऑटोमेटिकली ऑसिलेट करने लग जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ये।
एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि रूट LC का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। अब 11 का डायमेंशन फॉर्मूला था, आपको क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, तो कुछ नहीं, रूट LC इधर ले आओ 1/ओमेगा और 1/ओमेगा, तो ये हो जाएगा रूट LC मतलब 1/ओमेगा। ओमेगा का डायमेंशन होता है 1/T-1, तो ये हो गया T। तो रूट LC का डायमेंशन T है। इतना छोटा सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, आपको फॉर्मूले दिमाग में बिठाने हैं, और फॉर्मूले से तभी दिमाग में रहेंगे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप फोकस करना है आपको कंसेप्ट पे, और ये ओवरनाइट में नहीं होंगे, आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों ये लाइफ हमारी अभी बहुत कुछ करने की है, आप आगे चल के बहुत कुछ करेंगे देश के लिए, उसके लिए आप दिन रात मन लगा के पढ़िए। और कोई भी डाउट होता है मुझसे आप बिल्कुल फ्री है, फ्रैंक है, आप मुझसे कोई भी डाउट पूछने के लिए। तो आज हमने सर्किट कंटेनिंग LCR एंड LC, CR और LR तीनों सर्किट डबल और ट्रिपल वाले खत्म हो गए। तो ये हमने टोटल 7 सर्किट स्टडी कर ली है। इन सारे सर्किट में जो मेन बात जो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई वो थी LC भाई साहब की। जिस सर्किट में L और C दोनों होते हैं उसमें चार्ज ऑसिलेट करता है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये EM वेव जो नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, क्योंकि EM वेव प्रोड्यूस होती है कैसे पता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। और एक्सेलेरेशन कैसे होता है चार्ज का, जब ऑसिलेशन होता है। तो जब भी चार्ज ऑसिलेट करेगा इसमें से अपने आप ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। आपका मोबाइल फोन है, जब आप हेलो कहते हो तो ये हेलो EM वेव बन के एयर में जाता है, और EM वेव की स्पीड होती है लाइट की स्पीड। तो जब इसमें EM वेव पैदा करनी होगी सर्किट में, तो क्या करोगे, L और C लगा दो, अपने आप ही चार्ज ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस EM वेव। ये ध्यान रखना आगे के लिए। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। इसके साथ ही हमारा LCR सर्किट का ऑल दी 7 सर्किट की स्टडी का प्रोग्राम फिनिश हुआ। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा और नया टॉपिक डिस्कस करूंगा। तब के लिए गुड बाय, टेक केयर।